नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया वाजपेयी। हम आपको तमाम ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनका सीधा असर आपकी जिंदगी में पड़ता है। ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जो साइंस, एजुकेशन, पॉलिटिक्स हर जगह नाम कमाती हैं और साथ ही साथ उनका समाज पे भी सीधा असर पड़ता है। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी मौजूद है जिनको आपने तमाम टीवी इंटरव्यूज, पेपर इंटरव्यूज में देखा है। हम बात कर रहे हैं आलोक रंजन सर की। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और साथ ही साथ समाज सेवा भी करते रहते हैं और कई सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स में भी आते हैं। हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि ये सफर कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। सर, आप उन्नाव से आते हैं और 1978 के टाइम आईएएस, पीसीएस या किसी भी तरीके का सिविल एग्जाम करना, क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता था। लोगों का ड्रीम रहता था कि वो सरकारी नौकरी में जाएं। आपका कैसे ये सफर शुरू हुआ? घर पर कोई था या खुद से रुझान था कि नहीं ऐसे ही किसी प्रोफाइल पे जाना है? नहीं, देखिए, आईएएस में आना या आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करना ये तो तब भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। काफ़ी एक डिफिकल्ट एग्जाम होता है। मेरे ख्याल देश के सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक ही होता है। और जैसा आपने कहा मेरा कैसे इस तरफ रुझान आया, तो मेरा अगर आप करियर देखें तो मैं पढ़ा जब हुआ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। मैंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने एमबीए किया IIM अहमदाबाद से। और IIM अहमदाबाद से एमबीए करने के बाद मैंने कुछ दिन 5-6 महीने नौकरी भी करी मुंबई में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में। लेकिन फिर मेरा रुझान इस तरफ था कि मैं समाज के लिए डायरेक्टली कुछ काम करूं। पब्लिक सर्विस की तरफ जो था मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से, और वो मुझे एक्साइट करता था, उसमें मुझे रुचि थी। इसलिए मैंने कमर्शियल सेक्टर में जो मैं काम कर रहा था, कॉर्पोरेट सेक्टर में, वहां से त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद मैंने फिर तैयारी करी 7-8 महीने और सिविल सर्विस की परीक्षा दी और फिर पहले अटेम्प्ट में आईएएस में सेलेक्ट हो गया। ये मेरी वो थी, गुड लक थी। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश का अलॉट हुआ। फिर 38 साल का ये सफर जो है वो शुरू हुआ। सर, फैमिली कैसी रही? फैमिली में कभी कोई प्रेशर रहा जॉब को लेकर, या फिर कभी बोला गया कि नहीं गवर्नमेंट में ही जाना है, या अपनी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत रहता था, इवन आज भी अगर हम यूपी के जिलों से आते हैं तो रहता है कि सरकारी नौकरी में ही जाना है। तो क्या आपके टाइम भी ऐसा कुछ आप सही कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ सरकारी नौकरी की तरफ लोगों का रुझान अधिक होता है। अच्छा, हमारी भी जो परिवार था हमारा, वो एक गवर्नमेंट सर्विस का ही परिवार था। हमारे फादर भारतीय वन सेवा में थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में होने के नाते ये आप सही कह रही हैं कि बचपन से ही जो हमने सुना, उनका भी एक यही बात थी कि भाई सरकारी सेवा में आना चाहिए, और उसमें भी सबसे ज्यादा आईएएस अफसर बनने के लिए। वो एक बातें हमारे एक चर्चा घर में हमारे यहाँ निरंतर बचपन से होती रहती थी। तो ये हमारे दिलो दिमाग में ये बात जरूर बैठी हुई थी कि आईएएस सेवा में आना है। और जिस तरीके से कॉलेज में गए, वहां भी जो हमारे दोस्त थे वो सब थे, उनमें भी फिर चर्चा देखी कि इसी की अधिक होती थी, यूपीएससी के एग्जाम देना है, आईएएस सर्विस में आना है। तो इसीलिए इस तरफ ध्यान, तो ये बात सही कह रही है कि एक परिवार से भी और अपने जो दोस्त और वो जो सर्कल था, दोनों के माध्यम से उस तरफ का एक वो बात आई। लेकिन हाँ, ये जरूर सही है कि जब एक बार एमबीए कर लिया तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए, और वो भी अहमदाबाद से करने के बाद अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी सैलरी मिल रही थी, सब मिल रहा था। तो फिर एक तरीके से लाइन बदल सी गई थी। लेकिन फिर पता नहीं क्यों अंदर से रुचि जो थी वो इधर ही आने की थी। तो अंदर की आवाज ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं, मैं उधर ही ज्यादा खुश रहूंगा। इसलिए मैंने फिर वहां से त्यागपत्र देके सर, एक पीयर प्रेशर होता है, आज की जनरेशन में भी है, पहले भी था। आपके दोस्त मल्टीनेशनल कंपनीज में रहे होंगे, आप खुद रहे। कभी दोस्तों ने ये नहीं बोला कि आलोक तुम ये क्या कर रहे हो, आपको तो यही करना चाहिए, आप अच्छी खासी नौकरी है, क्यों छोड़ के जा रहे हो, अच्छा खासा भविष्य रहेगा? नहीं, बहुत कहा लोगों ने। और मेरे से जहां जाता था वहां ये प्रश्न पूछा भी जाता था। वहीं नहीं, और भी जगह लोग पूछते थे, अरे आपने तो अहमदाबाद से एमबीए किया था, आपने कैसे मतलब छोड़ के यहाँ आ गए, आपको तो वहाँ बहुत अधिक तनख्वाह मिलती। तो बात सही है, अगर मैं वहाँ रहता था, तनख्वाह में 30-35 साल वहाँ नौकरी करता तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह पहुँच जाती, बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुँच जाते, सब पहुँच जाते, उसमें कोई कमी नहीं होती। तो लेकिन मैंने कभी इसको रिग्रेट नहीं किया। मैंने कभी रिग्रेट नहीं, मुझे अपना डिसीजन हमेशा सही लगा, क्योंकि मुझे अपने 38 साल की सेवा में आईएएस में बहुत संतोष मिला, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि जो मैंने पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम किया, या लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत भी मैं एक सकारात्मक परिवर्तन या पॉजिटिव चेंज ला पाया, उससे मुझे जो आंतरिक खुशी मिली या इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिला, इसकी बड़ी वैल्यू होती है। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और यही मेरा मन भी था करने का। तो जो मेरा मन था वो मुझे मिला, इसलिए मैंने रिग्रेट नहीं किया कभी। जैसे सर, आपका यही प्लान था कि आपको इसमें जाना, लेकिन बहुत से तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनका प्लान तो होता है ये जाना, लेकिन शायद वो अचीव नहीं कर पाते, प्लान बी पर वो
आते भी नहीं है और फिर वहीं पे वो अपनी लाइफ स्टॉप कर देते, नहीं अब कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोग क्या करें लाइफ में? नहीं नहीं, ये बात सही है कि बहुत से लोग हैं जो इस परीक्षा को देते हैं आईएएस की, सिविल सर्विस की, और नहीं क्लियर कर पाते हैं, कई अटेम्प्ट भी देते हैं। अब तो मैंने देखा अब अटेम्प्ट बढ़ गए हैं, तो लोग 5-5 अटेम्प्ट, 4-4 अटेम्प्ट लोग देते रहते हैं, जो हम लोग के टाइम पे इतना नहीं था, जो लोग देते रहते हैं। और कई बार तो जो लोग 5 अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं आए, फिर उनके सामने काफी समय भी उनका निकल गया होता है और वो हताश से हो जाते हैं कि अब जीवन में आगे क्या करें। मैं समझता हूँ कि उनको हताश नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, अटेम्प्ट दीजिए, 2 अटेम्प्ट दीजिए, 3 अटेम्प्ट दीजिए, पर 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, ये सब देने की आवश्यकता नहीं है, इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 3 अटेम्प्ट में भी, 2 अटेम्प्ट में लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो फिर बहुत से ऐसे करियर हैं अभी। आज तो हम लोग के टाइम पे तो कम थे, हम लोग के टाइम पे तो आप सिविल सर्विस में आ जाइए, या इंजीनियर बन जाइए, या डॉक्टर बन जाइए, या कुछ लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएं। अब तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, मीडिया में अपॉर्चुनिटीज हैं, जर्नलिज्म में अपॉर्चुनिटीज हैं, एकेडमिक्स में अपॉर्चुनिटीज हैं, तमाम फैशन टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे नई नई चीजें आ गई हैं जिसमें लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो बहुत करियर ऐसे हैं जो खुले हैं, और उस तरफ आदमी को ध्यान देना चाहिए और प्लान भी अपना जरूर तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई आप पक्का नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल एग्जाम है और 0.कुछ% ही लोग उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। सर, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी एक एजुकेशन के प्रोग्राम में, टेक्नोलॉजी को लेकर आपने एक बात कही थी कि आज का जो बच्चा है, आज का युवा है, वो टेक्नोलॉजी से बहुत प्रेरित है और वो पढ़ाई की तरफ बहुत रुझान कर रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सर युवा जो है वो डिस्ट्रैक्टेड बहुत है, भले वो पढ़ रहे हैं लेकिन वो सिर्फ पढ़ इसलिए रहे क्योंकि उन्हें मार्क्स गेन करने हैं। जैसे आप किताबें लिखते हैं, आप खुद पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, तो आज का युवा पढ़ नहीं रहा है सर, ये ड्रॉबैक। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक तो आपने पहले टेक्नोलॉजी की जो बात कही, टेक्नोलॉजी तो खैर बहुत जबरदस्त बदलाव लाई है हमारे समय और आज के समय में। और आज कितनी नॉलेज जो इंटरनेट से, और अब तो एआई आ गया, उससे इतनी उपलब्ध है, बिल्कुल एक मोबाइल पे लोगों को इतनी नॉलेज उपलब्ध है, जिसके लिए हम लोगों को तरह तरह की लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था, तरह तरह जाके बैठना पड़ता था और मेहनत करनी पड़ती थी, तब भी इतनी सूचना आसानी से, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज नहीं मिल पाती थी जो आज एक मोबाइल के बटन पे अवेलेबल है। तो एक बड़ी भारी एक ये देन है इस समय टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, और उनको इसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रैक्शन का सोर्स भी हो गया है। अब आज देखिए लोग व्हाट्सएप पे अधिक से अधिक समय बिताते रहते हैं, या चैट करते रहते हैं, या फिजूल की चीजें उसमें देखते रहते हैं सोशल मीडिया में, और अपना समय बिताते हैं, जबकि वो समय होना चाहिए किसी फोकस स्टडी करने पर। उसकी बजाय इसमें समय देने से ये नुकसान भी होता है। तो ये दोनों तरफ पहलू है टेक्नोलॉजी की। यहाँ चीजें सुलभ हो गई हैं नॉलेज, वहां दूसरी तरफ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी ये बहुत बड़ा बन गया है, जो हम लोग के टाइम पे इतना नहीं था। एक बात आपने बहुत अच्छी जो अभी कही कि पढ़ने का मेरा भी हमेशा वो रहा था कि जब मैंने पढ़ा, कॉलेज में रहा या कहीं भी पढ़ा मैंने, तो पढ़ना केवल इसलिए नहीं कि एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, पढ़ना इसलिए कि रुचि होनी चाहिए सब्जेक्ट में, इंटरेस्ट आए, मन करे पढ़ाई करने का। तो मैं तो इसी से पढ़ता था और आज भी पढ़ता हूं मैं तमाम, कि मुझे पढ़ने से एक एक्साइटमेंट होता है, अंदर से बड़ी खुशी होती है पढ़ के कि हाँ ये नॉलेज मैंने नई चीज गेन करी, मुझे कोई नई चीज के बारे में पता चला, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ता हूँ। और मैं आज भी कहूंगा बच्चों को किताबें बहुत पढ़नी चाहिए। मैं तो 3 से 4 घंटे बुक्स और न्यूज़पेपर, मैगजीन्स रोज रिटायरमेंट के बाद आज भी रीड करता हूँ, और हमेशा अपने स्टूडेंट लाइफ में भी करता था। तो मैं स्टूडेंट्स से तो यही कहूंगा कि 3 से 4 घंटे आप लोगों को रीडिंग, तो जहां भी आप हैं अपने कोर्स के अलावा भी रीड करना चाहिए बुक्स को, क्योंकि आपके सामने पूरी दुनिया उसके माध्यम से खुल जाएगी, और आपका जो एक अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा, जो ओवरऑल नॉलेज बढ़ेगी, जो जानकारी बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व विकास होगा उससे, और आप आगे चल के इन एग्जाम्स में भी अच्छा कर पाएंगे और जॉब में भी अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी भी उसी से डेवलप हो जाती है। सर, जब आप लोग कुछ आईएएस पीसीएस की लॉबी में थे, तो एजुकेशन का जो मापदंड था, यानी जो सर्कमस्टांसेस, जो सारी चीजें थी, उसमें था कि आप लोग सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस रहते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे। लेकिन आज जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो गारंटी लेते हैं हम आपको आईएएस बनाएंगे, पीसीएस बनाएंगे, बच्चे भेड़ बकरियों की तरह उसमें जा रहे हैं। शायद कुछ का तो स्कोप भी नहीं होता कि उनको जाना है, नॉलेज जीरो है आज की जनरेशन की, मैं खुद उस जनरेशन की, मुझे पता है। लेकिन एक होता है कि माँ बाप ने बोला जाना है, तो ऐसे लोग सर कैसे चीजों से निकले हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे, आप कैसे, कुछ बच्चे आपके पास आते हैं कि सर मुझे आपकी तरह बनना है, लेकिन शायद उनको नॉलेज है ही नहीं। तो ऐसे लोग इन सब चीजों से कैसे निकल के वो करियर ऑप्ट करें कि उनको ये नहीं, इनके लिए ये सही है? दोनों चीजें आ गई इसमें। एक तो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात उठाई। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग के टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह इतने ज्यादा नहीं थे, बहुत इक्का दुक्का थे। तो ज्यादातर सेल्फ स्टडी से ही हम लोगों ने तैयारी करी, चाहे मैनेजमेंट में जाने की तैयारी हो या चाहे आईएएस में आने की तैयारी हो, ये अपने लेवल पे ही हम लोग सेल्फ स्टडी करके उसकी तैयारी करते थे। आज हर बच्चा जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहा है, महीनों या सालों
कोचिंग इंस्टीट्यूट से लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो भी गए हैं और इतना ज्यादा मटेरियल भी वो लोग उपलब्ध करा देते हैं स्टूडेंट्स को। तो लाभ तो उसमें यह है कि आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से आपको मटेरियल उपलब्ध हो जाता है बहुत कुछ इसके, और दूसरा ये है कि वहाँ जो और बच्चों के साथ आप बैठते हैं जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपसी डिस्कशन या विचार विमर्श से भी बहुत कुछ आप तरीका सीख जाते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, और नॉलेज गेन हो जाती है। ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन हाँ, जो दूसरी बात आपने इंडिकेट करी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है यूपीएससी के ही 0.2% भी मतलब जो है सक्सेस रेट नहीं है, मतलब 99.8% फेलियर रेट है। और तब भी वो लोग कहते हैं कि हम आपको गारंटी करेंगे और आपको सक्सीड करा देंगे, और वो लोग गारंटी को मानते हुए बच्चे जो है जाते हैं इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, सालों तमाम पैसा खर्च करते हैं। तो इसमें बड़े देख समझ के जाना चाहिए। अगर एक लिमिटेड तरीके से आपको कुछ करना है, आपको कुछ कोचिंग या हेल्प लेनी तो ले लीजिए, लेकिन सारा समय इसमें नहीं देना चाहिए और बहुत लंबा समय के लिए इसमें नहीं जाना चाहिए। सेल्फ स्टडी आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतनी ही जानकारी आपको जो है अपने सब्जेक्ट के बारे में होगी, अधिक से अधिक जानकारी आपको हो पाएगी और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो पाएगी, बेटर नॉलेज हो पाएगी, और आप बेहतर उसमें परीक्षा में उसमें कर पाएंगे। ये पॉइंट जो आपने जो है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कर लिया। बाकी आपने जो दूसरा बिंदु उठाया वो ये था कि बच्चे तमाम आना चाहते हैं, कहते हैं हमें काउंसिल करिए, लेकिन शायद उनका वो उतना लेवल नहीं है। तो ये तो आदमी को अपना समझ लेना पड़ेगा कि अगर हम हर आदमी सोचता है हम सिविल सर्विस दे दें, कोई चांस की बात ऐसा नहीं है। वो एक लेवल तो होना जरूरी है। अगर आपका एकेडमिक लेवल वो नहीं है, आपकी पढ़ाई लिखाई उस लेवल की नहीं है, तो फिर आप फिर और करियर किसी में निकलिए जहां आपका टेस्ट या इंटरेस्ट हो, जहां आपका टैलेंट काउंट करता हो। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हर आदमी सिविल सर्विस ही दे दे, तो वो नहीं सक्सीड कर पाएगा। क्योंकि मैंने आपसे सही कहा, कई लोग मेरे पास आते हैं तो कई लोगों का मैं देखता हूँ, उनकी बातचीत से पता चल जाता है कि उनका लेवल है, और कई लोगों का पता चलता है कि उनका लेवल नहीं है उस लेवल का, तो उन्हें दूसरी तरफ जाना चाहिए। सर, प्रशासनिक सेवा में जो आज का युवा है या जो हमसे पहले वाली जनरेशन है वो इसलिए आना चाहती है क्योंकि पैसा बहुत अच्छा है, स्टारडम है, रौला है, अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, गाड़ियां हैं, कार है। लेकिन प्रशासनिक सेवा करना कितना टफ होता है, क्योंकि वहां पे आपको इमोशन से नहीं प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो सर, वो जो पीरियड था जब आप आए, क्योंकि आप भी यंग एज में आए थे, तो ये सब चीजें आप लोगों ने कैसे सीखी? क्योंकि वहां पर कोई आपको सिखाने नहीं बैठा, आपको खुद की नॉलेज से सारी चीजें करनी है। तो किन किन बातों को ध्यान में रखे आपने जो डिसीजन, क्योंकि आपके लिए कहा जाता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग सलाहकार रहे हैं सरकार के, तो ये सारी चीजें कैसे सर? नहीं, देखिए आपने बड़ी अच्छी बातें आपने जो है उठाई हैं कि क्या मोटिवेशन होना चाहिए सिविल सर्विस में आने के। ये सुने, ये मैंने अपनी किताब जो है उसमें भी लिखा है, मेकिंग अ डिफरेंस में, ये बात कि ये अगर आपके अंदर ये विचारधारा है कि हम डिफरेंस करें सोसाइटी के लिए, कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाएं, कुछ लोगों की जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार लाएं, तब तो इसमें सेवा में आना चाहिए। और अगर कोई और मोटिव है खाली कि आप, जैसा आपने कहा स्टारडम वाली बात, कि खाली आप लाल बत्ती की गाड़ी या नीली बत्ती की गाड़ी की वजह से या पुलिस के गार्ड की वजह से या और मतलब लोग आपको स्टेटस दे रहे हैं सोसाइटी में, आगे आपके आके झुक रहे हैं, आपको वो दे रहे हैं, खाली इसलिए आप आना चाहते हैं, तो ये सफिशिएंट रीजन नहीं है। रीजन होना चाहिए कि हम पब्लिक के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों की लाइफ सुधारना चाहते हैं, और उस मोटिवेशन से, वो जुनून आपके अंदर नहीं है, तो फिर पब्लिक सर्विस आपके लिए रास्ता नहीं है। और ये सबको समझ लेना चाहिए। मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा कि सिविल सर्विस में आज तनख्वाह उतनी नहीं मिलती है जो आपको कॉर्पोरेट लेवल में या कहीं और जॉब्स में, आपको बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में आपको मिल जाएगी। इसलिए मनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिविल सर्विस में हमेशा ही, अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करेंगे तो मनी आपके पास नहीं रहेगा ज्यादा, तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब रही बात कि कैसे आप डिसीजन लें, कैसे आप सक्सेसफुल हो, ये तो देखिए, आप अगर आपके अंदर पब्लिक को सर्विस करने का मन है और आप लोगों की बातों को सुनते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं और उसके हिसाब से ही काम करते हैं, नीतियां बनाते हैं, नीतियों को लागू करते हैं, वास्तव में ये आपके मन में है, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही एक मापदंड है कि किससे पब्लिक का जो है भला ज्यादा होगा, सिटीजन का किस चीज से फायदा होगा, वो निर्णय लेना। सर, आपको एक्सटेंशन भी इसी बेसिस पे मिला था क्योंकि आपकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग रही हैं सरकार में। तो ये पॉलिसी जो बनाते हैं, जो डिसीजन लेते हैं सर, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें आपको सही लगती है पर आपसे ऊपर के अधिकारी हैं या जो आपके आसपास के लोग हैं उनको सही नहीं लगती, तो सर वो वाला जो रास्ता होता है आप लोग कैसे खोल? बड़ा विचार विमर्श का होता है, और ये हमेशा होता है। कोई भी पॉलिसी जो भी आप बनाइए, ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति उससे एग्री कर रहा हो, और लोगों के अलग अलग विचार भी होते हैं। अच्छा, आपने सही कहा, ऊंचे वाले अधिकारियों का अलग विचार हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप का अलग विचार हो सकता है, या आपके साथ के लोगों में भी लोगों के कुछ अलग अलग, तो उन सबका यही एक क्वालिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटर की,
ये वो चाहता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, अब ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमको कोई नीति बनानी है, तो उसमें सबके विचारों को सुने, उसका समावेश करें, इनकॉर्पोरेट करें, इंटीग्रेट करें उसको, और तब करके पॉलिसी बनाए, और तभी वो सफल पॉलिसी भी बनती है। सर आप आज भी अपने आप को मेंटेन रखते हैं, सारी चीजें हैं सर, आपका मंत्र क्या है लाइफ का? खुद को मोटिवेट रखने का, आज भी पढ़ने का, और दूसरों को मोटिवेट करने का। देखिए मेरा मंत्र तो यही है, बिल्कुल सिंपल, कि मुझे हर समय ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव करता चलूं, रोज कुछ ना कुछ करूं जीवन में पॉजिटिव, चाहे कुछ लिखाऊं, चाहे कहीं कुछ बोलूं लोगों को, कहीं किसी को गाइड करूं, चाहे किसी की मदद करूं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें रोज मैं करता चलूं। इसी मंत्र से मुझे खुशी रहती है, और सुबह उठ के यही मेरा मन करता है कि आज मुझे ये करना है और काम करना है, और उससे मुझे खुशी मिलती रहती है। और यही मैं औरों को कहूंगा, जो मेरे अधिकारी लोग हैं, कि डेली समझें अपनी सर्विस में कि कैसे पब्लिक का और लोगों का भला कर सकें, कैसे देश का या सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकें, इस तरफ ही उनको अपना ध्यान जो है अधिक से अधिक देना चाहिए, और इसी से उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और गरीब से गरीब व्यक्ति की जाके मदद करनी चाहिए, ये बड़ा, जिसका कोई ना हो उसकी मदद करनी चाहिए। सर आपके लिए भी कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई आता है, चाहे वो किसी इनविटेशन के लिए आए, या आपको कहीं इनवाइट करने एज अ चीफ गेस्ट, या कहीं भी आपसे मिलना है, तो आलोक रंजन इज द फर्स्ट पर्सन टू जो वो चीजों को आगे लेकर करते हैं। सर ये डाउन टू अर्थ वाली पर्सनालिटी कैसे? क्योंकि आप एक बहुत ही उम्दा पद से रहकर आए हैं, आपके पीछे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है, तो ये सारी चीजें सर कैसे माँ बाप से मिला है, हाँ, हो या सकता खुद है। से चीजें आपने हमसे नहीं, सीखी? हो सकता है कि ये संस्कार ऐसे रहे हो जो हमको माँ बाप से मिले हैं, और कुछ अपनी भी बहुत सोच होती है, जो अपनी सोच भी बनी, वो हमेशा यही रही कि मैंने अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं सोसाइटी से अलग होकर कोई बड़े ऊंचे उस पर बैठा हूँ और सबसे अलग हूँ, सबसे ऊंचा हूँ। मैंने अपने आप को सबके साथ ही समझा हमेशा, और जो कोई आता है मैंने सोचा मैं कैसे उसकी बात में कैसे उसको मैं जो चाह रहा है उसको उसकी मदद मैक्सिमम कैसे कर सकूं, चाहे वो मुझे कार्यक्रम में बुला रहा हो, चाहे उसकी गांव की या शहर की कोई समस्या हो, चाहे उसकी पर्सनल कोई समस्या हो। तो इसी एटीट्यूड या अप्रोच से मैंने काम किया, और ये अपने अंदर मैं समझता हूँ धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं जो पढ़ा, जो सुना, अंदर से ये संस्कार डेवलप हो गए, और ये हमेशा रहे। सर युवाओं को क्या संदेश देंगे? मेरा आखिरी सवाल है। युवाओं का ये संदेश है, बहुत मेहनत से काम करिए, जो भी कर रहे हैं जिसमें आपको लगन हो वही कार्य करें। कोई ऐसा नहीं है कि एक करियर ही अच्छा है, हर करियर अच्छा है, लेकिन आपको उसमें टॉप पे जाना है, और अगर टॉप पे जाना है तो मेहनत और लगन से काम करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरा, बहुत ही ईमानदारी और उससे काम करना चाहिए, गलत सोच नहीं होनी चाहिए, एथिकल सोच होनी चाहिए, हमेशा एथिकल सोच के साथ काम करना है। और तीसरा, जहां भी आप काम कर रहे हैं हमेशा सोसाइटी और देश को आगे रख के चलिए, कि हमें सोसाइटी और देश के लिए काम करना है। तो आपने देखा किस तरीके से, कितने खूबसूरत अंदाज में आलोक सर ने आपको समझाया कि भविष्य में आपको कैसे क्या करना चाहिए, किन रास्तों को अपनाना चाहिए, लेकिन खुद को भी मोटिवेटेड रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।